हिंदी साहित्य की अनमोल कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा की लिखी हुई कहानी वही पुराना झूठ। नासिरा शर्मा जी हिंदी की प्रमुख लेखिका हैं। सृजनात्मक लेखन के साथ ही स्वतंत्र पत्रकारिता में भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। वो ईरानी समाज और राजनीति के अतिरिक्त साहित्य, कला व सांस्कृतिक विषयों की विशेषज्ञ हैं। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके उपन्यास पारिजात के लिए प्रदान किया गया। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। इतने बड़े स्टेशन पर उतरकर रज्जो बी का दिल बांसों उछल रहा था। साथ में गठरी बनी जाहिदा का हाथ उन्होंने कस के पकड़ा और अल्लाह का नाम ले वो इधर उधर ताकती हुई आगे बढ़ने लगी। जाहिदा पसीने से तर थी, गर्मी भी गजब की थी। ऊपर से रेशमी जोड़ा और पीतल के चमकीले जेवरों की चुभन उसे परेशान किए हुए थी। चल रही लड़की, रज्जोबी ने झिड़का। हमें तो चक्कर आ रहा है, जाहिदा ने धीरे से डगमगाते हुए कहा। चल बैठते हैं, कहती हुई रज्जोबी ने जाहिदा का हाथ पकड़कर उसको कम भीड़ वाली जगह की तरफ खींचा और गोदाम के पास दीवार से टेक लगाकर बैठ गईं। फिर कुछ सोचकर मुड़ी और जाहिदा का घूंघट पीछे खींचा। निगोड़ा जाने कहाँ रह गया? कहा था कि बोगी में ठहरियो, वहीं पहुंच जाऊंगा, मगर खाली गाड़ी में कोई कब तक बैठता? रज्जोबी ने कुर्ते की जेब से बटुआ निकाला और कत्थे का चूड़ा छालिया के साथ फाँक चुनौती खोली। बड़ी जोर की प्यास लगी है खाला। जाहिदा ने मेहंदी लगे हाथ से चेहरे पर चुचुहाते पसीने को पोंछा। तस्वीर देखी है, पहचान तो लूँगी, कहती हुई रज्जोबी ने थैले से गिलास निकाला और नलके की तरफ बढ़ी। 2 कदम चल पीछे की तरफ मुड़ी और जाहिदा से बोली, सुन रही, तूने भी तो अपने होने वाले दूल्हे की तस्वीर देख रखी है। इस बीच दिखे तो शर्म ना करना, मुझे पुकार लेना। इशारे और जबान से कहती हुई रज्जोबी खाली होते प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ी। दोपहर होने को आई, मगर न दूल्हा न दूल्हे के घर वाले आए। साथ लाया खाना रात ही में खा लिया था, नाश्ता किया नहीं था। अब दोनों के पेट में चूहे कूद रहे थे। वापसी के टिकट के अलावा रज्जोबी की झोली में सिर्फ 100 का नोट था। इंतज़ार की ऊब जाहिदा के चेहरे पर फैल चुकी थी। वो बार बार जम्हाई लेकर कभी सिर कभी टांगें खुजा रही थी। मांग की अफशा पूरे सिर में फैल चुकी थी। बाल पसीने के कारण माथे पर चिपक गए थे। गालों और होंठों की लाली फैलकर पाउडर के संग पूरे मुख को धब्बेदार बना चुकी थी। रज्जोबी ने उदास नज़रों से जाहिदा को ताका और ठंडी आह भरी। कल वाली रौनक दुल्हन के चेहरे से गायब थी। बड़े चाव से लड़कियों ने उसको सजाया था। एकाएक रज्जोबी पर झुंझलाहट का दौरा पड़ा। कलमुहा जाने कहाँ अटक गया। लड़की अलग खटाई हो रही है और वो जाने कहाँ छुआरा बन गुम हो गया है। शाम का झुरपुटा जब स्टेशन पर फैलने लगा तो जाहिदा ने एकाएक रोना शुरू कर दिया। रज्जोबी के हाथ पैर फूलने लगे। सन्नाटी रात में, वो भी जवान दुल्हन के साथ, नए शहर के खाली स्टेशन पर गुजारने के ख्याल से उन्हें कपकपी महसूस होने लगी थी। दिल में जाहिदा के लिए प्यार उमड़ा। लावारिस लौंडिया, जाने कौन सी किस्मत लिखवा कर लाई है। लाख अच्छा करो मगर होता इसके साथ बुरा है। अब देखो मुआ रमजान भी जैसे अल्लाह को प्यारा हो गया हो। दिल पर पत्थर रखकर वो 100 का नोट तोड़ाने पर राजी हुई। आखिर सुबह से शाम ढलने को आई, आंतों को कब तक तसल्ली देती। पूड़ी वाले ठेले के पास जाकर खड़ी हुई तो लाल मसालों में उबले आलू की सब्जी को देखते ही उनके मुंह में पानी भर आया। कढ़ाव में फूलती उतराती पूड़ियाँ उनको भूख से व्याकुल बनाने पर तुल गईं। दोनों हाथों में जब गरम दोने उठाए जाहिदा की तरफ लौटी तो उसको ऊँघते पाया। उठ चंदा, ये कोई सोने का वक्त है। रज्जोबी की प्यार की झिड़की सुन जाहिदा चेहरे का पसीना पोंछ अपने सिर पर घूंघट जमाने लगी। बहरी बिलाई, ये कौन खाएगा जो तू खज़म के इंतज़ार में यूँ शर्मा कर बैठेगी। इतना कह रज्जोबी हंस दी। बाएं हाथ का दोना टीन के बकस पर रख उन्होंने दाहिना हाथ जाहिदा की तरफ बढ़ाया। ले पकड़, मैं ठंडा पानी भर कर लाती हूँ। जाहिदा में ताब कहाँ थी जो वह रज्जोबी के लौटने की बाट जोहती। गरम पूड़ी के फूले पेट में उंगली धसाई और बड़े बड़े कौर निगलने लगी।
जब तक रज्जो भी नलके से लौटी तब तक जाहिदा पेट पूजा से निपट चुकी थी। डकार लेकर अब वो संतोष से पैर फैलाकर बैठी स्टेशन पर घूमती भीड़ को ताक रही थी। पूरी तरह भूल चुकी थी कि वो दुल्हन है। आज शाम 7:30 बजे उसका निकाह सलीम नाम के व्यक्ति से होने वाला था, जिसका फ़ोटो भर उसने देखा था। रमज़ान अली सदा की भांति बात दिल्ली से लाए थे। सारी बातें रज्जो बी ने कलकत्ता में तय कर ली थीं। इस पैगाम के बदले में मोहल्ले वालों ने 151 रुपया और एक लुंगी देने का वायदा रमज़ान से किया था। मोहल्ले वालों की खुशी का अंत नहीं था कि जाहिदा के हाथ पीले होने जा रहे हैं। लड़का देखने सुनने में अच्छा ही नहीं बल्कि दिल्ली में अच्छा खासा कमाता खाता है। इसीलिए चलते समय सभी ने कोठियों से मिले पुराने मगर देखने में अच्छे कपड़े और मोतियों की रंगीन मालाएं और बुंदे देकर दहेज के नाम पर एक टीन का बक्स सजाया था, जिसको पाकर जाहिदा खुश थी। मगर एकाएक जाहिदा पैर हिलाना भूल गई। सामने 2 मुस्टंडे सिगरेट पीते खड़े उसको घूर रहे थे। उनकी आंखों में तैरती हंसी से वो सहम सी गई। पैर समेटकर उसने माथे पर साड़ी का पल्लू नीचे घसीटा और पीठ मोड़कर बैठ गई। मसाला बढ़िया डाला है आलू में, चटकारे लेती हुई रज्जो बी ने कहा और पानी का घूंट भरा। जाहिदा को यूं सिमट कर बैठा देख पहले तो उन्हें हंसी आई, फिर झुंझलाहट। कभी मुंह ढांपती है तो कभी खोलती है, आखिर कौन सा नाटक दिखा रही है री? खाला, मुझे तो इन लोगों से डर लग रहा है, जाहिदा ने रज्जो बी के टहुके लगाने पर कहा। किससे? पलटी रज्जो बी। सामने देखो ना घड़ी के नीचे, जाहिदा फुसफुसाई। सुअर के जने। दांत किटकिटा कर बोली रज्जो बी। तुम यहाँ से जाना नहीं खाला। रज्जो बी को हाथ धोने के लिए उठता देख जाहिदा ने उनकी कलाई पकड़ी। ठहर तो कबूतरी, यूँ दिल छोटा नहीं करते। इतना कह हाथ छुड़ा रज्जो बी कुछ दूर आगे बढ़ी। तभी वे दोनों टहलते सिगरेट का धुआं उड़ाते जाहिदा की तरफ बढ़े। ये देखकर रज्जो बी बाज की तरह झपट्टा मारकर सीधे जाहिदा के पहलू में आन बैठी और खून उगलती आंखों से उन शोधों को घूरने लगीं। रज्जो बी के बदलते तेवर देख वे दोनों ताड़ गए कि यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। दूसरे, ये माहौल जोर ज़बरदस्ती का भी नहीं है। उनके आगे बढ़ जाने के बाद रज्जो बी ने राहत की सांस ली और सिर पकड़कर चिंता में डूब गई। किस मुसीबत में फंस गई यहाँ आकर? पास में इतना पैसा नहीं, जो लौटना पड़ गया तो जाहिदा का टिकट कहाँ से खरीदेगी? ऊपर से शादी का ये सारा तामझाम अपनी टेट से देना पड़ गया तो वो कहीं की नहीं रह जाएगी। बुरा हो रमज़ान अली का जो मैं उसकी बातों में फंस गई। सभी मना कर रहे थे कि दिल्ली दूर है, लड़का कहीं आसपास का मिले तो ठीक है, वरना मेरी मत मारी गई थी जो सलीम की तस्वीर देखते ही हाँ कर दी। अब जो यूं। ए खाला, क्या सोच रही हो? अरे सोचूंगी क्या, भोर से सांझ होने को आई मगर न सलीम दिखा न रमज़ान। अब तो पेट में हौल हो रही है। कोई जो ना आया लेने तो हम रात को सोएंगे कहाँ? अब कहाँ बताएं? लौट चलते हैं खाला, मुझे तो घबराहट लग रही है। घबराहट? दिल को मजबूत रख, डरने की कोई बात नहीं है। अभी कल का दिन हमारे पास है, शायद कल सुबह यहाँ कोई लेने आ जाए। तारीख दिन में तो बड़े बड़ों से भूल हो जाती है। पता नहीं रज्जो बी जाहिदा को दिलासा दे रही थी या फिर खुद को। रज्जो बी ने मिचमिचाई आंखों से बटुआ खोला और सुपारी का चूरा तंबाकू के साथ फाँका। मुंह चलाते हुए वो यादों में भटक कर कोई जान पहचान निकालना चाह रही थीं जहां रात गुजार सकें और कल गाड़ी छूटने से पहले जाहिदा को किसी मुनासिब आदमी के हवाले कर सकें। आखिर औरत जात है, घर तो बसाएगी। सलीम न सही तो बरकत और बरकत न सही तो कोई लूला लंगड़ा। आखिर मर्द का बच्चा औरत के लिए बड़ा मायने रखता है। एक सहारा होना चाहिए, टूटे किवाड़ जैसा ही सही। उसी के भरोसे पूरी उम्र औरत गर्दन अकड़ाकर गुजार लेती है, वरना तो। खाला, प्लेटफार्म तो साएं साएं करने लगा है, जाहिदा ने भयभीत आवाज़ में कहा। उसकी आंखों में डर की चमगादड़ें रज्जो बी को झूलती नजर आईं और वो भी थोड़ी देर के लिए बेहौसला हो उठी। प्लेटफॉर्म की दूधिया रोशनी में हर चीज़ चमक रही थी। पटरियाँ खाली पड़ी थीं, उनके पीछे अंधेरा पसरा पड़ा था। वे चीखी भी तो उनकी पुकार पर यहाँ उन दोनों को बचाने कौन आएगा? सारे दिन की चहल पहल जैसे सूरज अपने संग ले गया। किसी रेल के आने की कोई उम्मीद बची नहीं थी। गर्मी के तपते महीने में रज्जो बी को ठंडी सेहरन कपा गई। जाने कितने किस्से महानगरों के सुन चुकी थीं।
दिल्ली कलकत्ता के फ़र्क को ये बूढ़ी आंखें खूब समझती थीं। इसीलिए रमज़ान अली से कहकर वापसी का टिकट कटवा लिया था। सुगरा के अब्बा मना कर रहे थे कि जाहिदा को दिल्ली ले जाने की जगह अच्छा है लड़का कलकत्ता आकर लड़की को ब्याह ले जाए, मगर बकौल रमज़ान के सलीम के घरवाले इतना खर्च करने पर राज़ी नहीं हैं। वे तो सलीम की जिद से हार गए हैं, जो जाहिदा के खुले लंबे बाल और बड़ी बड़ी आँखों को देखकर हट कर बैठा कि शादी करूँगा तो इसी लड़की से, वरना नहीं। इनाम की शक्ल में उसने पूरे 500 रुपये देने का वायदा किया था, जिसमें से 200 एडवांस और रज्जो बी के आने जाने का भाड़ा वो रमज़ान अली को दे चुका था। मगर इसके बाद वो आया क्यों नहीं? खाला चलो उधर बैठते हैं, बेचैन सी जाहिदा ने खामोश पड़े प्लेटफॉर्म को देखते हुए कहा। रज्जो बी ने गौर से जाहिदा का चेहरा ताका, जिसमें बचपन की उस जाहिदा का चेहरा उन्हें बेसूरता नजर आया जब वो केवल 2 साल की थी। अपनी पागल माँ की लाश के पास बैठी बेतहाशा रो रही थी। माँ कौन थी, उसका धर्म क्या था, ये सारे सवाल उस दृश्य ने अर्थहीन कर दिए थे, जब भागते ट्रैफिक के बीच मौत और ज़िंदगी खून का एक ही रिश्ता जी रहे थे। मटिया बुर्ज के उस मोहल्ले की सब्जी वाली ने लपक कर बच्ची को उठाया था और बड़ी देर तक तेज़ दौड़ती भागती कारों के बीच खड़ी कांपती रही थी। माँ को म्यूनिसिपैलिटी वाले ले गए थे। वो बच्ची जाहिदा के नाम से पूरे मोहल्ले की औलाद बनकर पलने लगी थी। उस बच्ची को मोहल्ले के रिश्ते से रज्जो भी कैसे भूल सकती थी? आखिर मोहल्ले की सबसे बड़ी वही थी। उनका दिल जाहिदा के इस हाल पर रो उठा। उन्होंने उसे गले लगाकर प्यार से थपथपाना शुरू कर दिया। सुनसान पड़े प्लेटफॉर्म पर जाने कहाँ से एक के बाद एक कई गाड़ियाँ धड़धड़ाती पहुँच गईं। उसी के साथ कुल्लियों का जत्था और फेरी वाले जाग उठे। भीड़ के बीच घिरी रज्जो बी ने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वो यहाँ नहीं ठहरेंगी, बल्कि किसी मज़ार, मस्जिद या गुंजान बस्ती में जाकर रात गुजारेंगी और वहीं से जाहिदा के लिए कोई मुनासिब ठिकाना ढूंढने में समय बिताएंगी। आखिर आज से कल शाम तक का वक्त है। खुदा ने चाहा तो एक क्या 1000 रास्ते खुल जाएंगे। इस तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठने से काम नहीं चलेगा। जाहिदा का हाथ पकड़ वो उठी, झोला कंधे पर लटकाया। जाहिदा ने टीन का बकस पकड़ा और दोनों भीड़ को चीरती आगे बढ़ने लगीं। बाहर दूसरा मंजर था। टैक्सी ऑटो वालों ने आने वाले मुसाफिरों को इस तरह घेरना शुरू कर दिया था कि दोनों ये आवभगत देखकर डरी सहमी एक कोने में जाकर खड़ी हो गईं और भीड़ छटने का इंतज़ार करने लगीं। रज्जो बी के कान अलबत्ता खड़े थे। वहाँ हो रहे हो हल्ले को वो अपनी तरह से छांट रही थीं। कई नाम उनके जहन में कैद हो गए थे। जब भीड़ छट गई तो दोनों सड़क तक पैदल गईं। उन्हें देख रिक्शे वालों ने घेर लिया। किराए से वो दूरी का अंदाज़ा लगा सकती थीं, सो वो पूछने लगीं, क्या पैसा लोगे कच्ची ड्योढ़ी तक का? फिर दूसरे से पूछती, चितली कब्र का कितना लोगे? जाना कहाँ है तुमको अम्मा? एक ने झुंझला कर पूछ लिया। अच्छा भला सा नाम था, दिमाग से निकल गया। रज्जो बी ने गिरती बात संभाली। खाला ए खाला, रमज़ान चाचा किसी मस्जिद का नाम बता रहे थे ना, जहाँ उनको ठहरना होता है, कुछ याद आया? एकाएक जाहिदा चहकी। अरे हाँ, जामा मस्जिद के पास दिलशाद होटल, याद आ गया, अच्छी तरह याद आ गया। चलो, कौन चल रहा है? 20 रुपया लगेगा, एक ने कहा। उई, सुनकर रज्जो बी ने नाक पर उंगली रखी। जो मर्जी हो दे देना अम्मा, हमको उधर ही जाना है, कहता हुआ एक जवान रिक्शे वाला अपना रिक्शा खींचकर आगे लाया। दोनों रिक्शे पर बैठ गईं। बाजार की चहल पहल शबाब पर थी। जाहिदा ने पल्लू माथे पर से गिरा लिया था और गर्दन घुमा घुमा कर दाएं बाएं की रौनक ताक रही थी। दिल ही दिल में बातें करती रज्जो भी रिक्शे पर सवार रास्ते भर मंसूबे बांधती रहीं। यह भी जाहिदा के लिए क्या बुरा है, 2 बोल ही निकाह के पढ़वाने हैं, सो सुबह पढ़वा दूंगी। रिक्शा झटके से रुका तो जैसे वो होश में आई। दिलशाद होटल के सामने फ़कीरों की पंक्ति बैठी थी। खाना बट रहा था। सामने जामा मस्जिद रोशनी के बल्बों से चमचमा रही थी। बटुए से रेज़गारी निकाल कर वो पल भर रिक्शे वाले को ताकती रहीं, फिर एकाएक पूछ बैठी, तेरा नाम क्या है? दीपक। ब्याह हुआ? आपके आशीर्वाद से 2 बच्चे हैं माताजी। ये तो दोनों आँखों का अंधा निकला। दीपक नाम था तो चलो काने को आधा सह लेती, मगर ऊपर से 2 बच्चे, तौबा तौबा। बीवी पर सौत बिठाना तो जहन्नुम के दरवाजे खोलना है। बुदबुदाती सी रज्जो भी बंद दुकान के सामने खड़ी हो गई।
बाजार की रौनक धीरे धीरे कम होने लगी थी। एक रकाबी में गोश्त और 2 नान लेकर वो भी फुटपाथ के किनारे बैठ कुत्तों को दुत्कारती जाहिदा के संग कौर तोड़ने बैठ गईं। फ़कीरों की टोलियां होटलों के सामने से छट गई थीं। सड़क अब दिखने लगी थी। दुकानों के शटर गिरने लगे थे। रज्जो भी पहले बड़ी देर तक खड़ी सड़क की सुनगुन लेती रहीं। फिर नान बाई के पास खड़ी होकर बोली, तुम रमज़ान अली को जानते हो? कई ठो हैं, तुमको किससे काम है? तंदूर से तवा हटाते हुए बोला। बड़ी मुसीबत है भैया, मेरा रमज़ान तो ढलती उम्र का, काले मुंह और सफ़ेद दाढ़ी वाला है। हमेशा 4 खाने का तहमद और जाली की टोपी पहनता है। ऐसे मुंह वाले किसी आदमी को मैं नहीं जानता। नान बाई ने थाल उठाया और दुकान के अंदर चला गया। रज्जो भी निराश हो उठी। फिर एकाएक उनकी नज़र पनवाड़ी की दुकान पर अटक गई, जहाँ पर हरे 4 खाने का तहमद पहने कोई खड़ा था। रज्जो भी लपक कर पहुँची और लहक कर पुकार बैठी, रमज़ान, रमज़ान अली, सुनते काहे नहीं हो? कौन है भाई? कहता हुआ वो आदमी मुड़ा। माफ़ करना मियाँ, पीछे से लगा अपना रमज़ान खड़ा है। उस आदमी की शक्ल देख रुआसी हो उठी रज्जो भी। बात क्या है बड़ी भी? उस आदमी ने मुड़कर उन्हें बगौर देखा, फिर पान का बीड़ा मुंह में दबाकर बोला, कुछ खास नहीं। 2 चित्ते में पड़ गई रज्जो भी कि असली बात बताएं या चुप साध कर लौट जाएं। दिल का दर्द दिए की लौ बन चेहरे पर दमक उठा था, जिसको उस आदमी ने ताड़ लिया था। इस मोहल्ले में कोई परेशानी में पड़ा हो और हम चैन से सोएं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना गर्दालू? जी, अपनी रीत तो यही रही है। पनवाड़ी ने गर्दन हिलाई। मैं अभी यही हूँ, भरोसा बने तो मुंह खोलना, वरना वालेकुम सलाम। सिगरेट का कश लेता वो अधेड़ सा मर्द थोड़ा हटकर खड़ा हो गया और खाली सड़क को दाएं बाएं नज़रें घुमाकर देखने लगा। बड़ी भी, कई घंटों से मैं तुम्हें परेशान देख रहा हूँ। बात तो कुछ खास होगी, तभी नई नवेली को लिए दर दर भटक रही हो। चाहो तो मियाँ के घर निकल जाओ। इनसे ना कह सको अपनी बात तो घर की जनानियों से कह देना। आखिर हर मुश्किल का हल निकालना ही पड़ता है। जाओ, हमारी मानो तो देर मत करो। सिगरेट खत्म हुई कि ये घर लौटे। दूसरे घंटा भर बाद सड़क सन्नाटी हो जाएगी और पुलिस का पहरा सख्त हो जाएगा और फिर शुरू होगी खामोशी में डंडे की फटकार के साथ पूछताछ। लाल कपड़े को देख सांडों को संभालना तुम्हारे वश की बात नहीं है। आगे तुम जानो तुम्हारा काम। इतना कहकर पनवाड़ी दुकान बढ़ाने लगा। उसको सामान समेटते देख रज्जो भी ने सोचा कि आखिर खतरे की इस घड़ी में किसी न किसी पर एतबार तो करना पड़ेगा, वरना। कितनी दूर पर है मियाँ तुम्हारा डेरा? हड़बड़ा कर रज्जो भी पूछ बैठी। बस अगली गली मीर कासिम जान, 4 खाने ने पीक थूकी। हम भी वहीं रहते हैं बड़ी भी, रोज़ साथ साथ लौटते हैं। पनवाड़ी ने इतना कह दुकान में ताला लगाया। तुम्हारा नाम क्या है? घर में कौन कौन है तुम्हारे? मेरा नाम गफूर है। तुम्हारी दुआ से बड़ी भी हमारा घर बड़ा भरा पूरा है। माँ हैं, दादी हैं, 2 फूफियाँ हैं, 1 बीवी और 4 लड़कियाँ और 3 लड़के हैं। लड़के अभी छोटे हैं, 10 से 5 तक के सिन के हैं, अर्थात 10 से 5 तक की उम्र के हैं। मैं अकेला मर्द हूँ अपने घर का। अब तुम मुझे जो समझो। समझूंगी क्या? शरीफ हो सो भला मानुस कहूँगी। अल्लाह ने तुम्हें मेरी मदद को भेजा है, क्या इतनी सी बात नहीं समझूंगी? जाहिदा तुम्हारी छोटी बहन लगी, मैं उसको लेकर अभी आई। रज्जो भी तेज़ी से सड़क पार कर बंद दुकान की सीढ़ी पर बैठी जाहिदा के पास पहुंची। रमज़ान चचा का पता चल गया क्या, जो इतनी खुश लौटी हो? खिले मुंह से जाहिदा ने पूछा। रमज़ान अली का भाई समझो, रात बसर करने के लिए छत मिल गई, ये क्या कम है इस मुए शहर में? झोला कंधे पर रख जाहिदा की कलाई पकड़ वो दुकान की तरफ लौटी। अंधेरी पड़ी गली में माचिस की जलती तीली से उभरी रोशनी में रज्जो भी और जाहिदा संभल संभल कर कदम रखती आगे बढ़ रही थीं। जाहिदा की पाजेब की आवाज़ से सोए कुत्ते जाग गए थे और अब जी भर कर भौंक रहे थे। उन्हें डांटता पुचकारता गफूर सधे कदमों से आगे बढ़ रहा था, साथ ही साथ बड़बड़ाता भी जा रहा था। ये बिजली का खंभा नाम भर का है, कभी बल्ब नहीं तो कभी तार कटा। अब तो हमको आदत हो गई है, बल्कि रोशनी में गली पहचानी नहीं जाती है। चलो मेरा घर आ गया। अच्छा गफूर भाई, सुबह मुलाकात होती है। बड़ी भी तुम चैन से सोना। इतना कह पनवाड़ी उस अंधेरी गली में पता नहीं किस कोने में जा छुपा। और कितनी दूर है तुम्हारा घर? कुछ परेशान सी रज्जो भी बोली।
उन्हें एक दो जगह ठोकर लगी थी जिसके कारण उनका अंगूठा टपक रहा था। बस वो रहा हमारा घर। 4 खाने की चहकार गूंजी। बंद गली के अंत में बना मकान, जिसकी ड्योढ़ी पर लालटेन लटक रही थी, जिसकी मलगिजी सी पीली रोशनी धब्बेदार चांद की तरह हाला बना रही थी। तीनों घर में दाखिल हुए। ड्योढ़ी पार करते ही रज्जोबी को झटका लगा। उनकी आंखें एकाएक तेज रोशनी में चौंधिया गईं। आंगन के बीच में बिजली का बड़ा सा बल्ब जगमगा रहा था, जिसकी रोशनी दालान तक पहुंच रही थी, जहां हर उम्र और हर साइज की औरतें बैठी छालियां कतर रही थीं। कई अंगूठे सफ़ेद पट्टियों से बंधे थे। उन सबके चेहरों पर एक सी इबारत लिखी थी, अम्मा देखो कौन आया है। बरकत के सिवा इस घर में और कौन आएगा। धीमी हंसी उभरी और बैठी औरतों के गोल से एक भारी भरकम मगर शानदार चेहरे वाली औरत उठी तथा दालान की सीढ़ियां उतर आंगन में आकर माथे पर हाथ रख सलाम किया और फिर गौर से रज्जोबी एवं जाहिदा को ताका। मुसाफिर हो? कौन से देश से आई हो? गफूर की माँ ने पास पहुंचकर पूछा। कलकत्ता, रज्जोबी जवाब में मुस्कुराई। तौबा, भला कौन सी समझदारी है इतने लंबे सफ़र में? मजबूरी समझो। रज्जोबी के चेहरे पर उगा चांद थकन के बादलों में डूब गया। ये तो हम औरतों की ज़िंदगी का साथ है, इसलिए मजबूरी को अपने पैर की जूती समझो, गले का सतलड़ा नहीं। जूती बहुत काटने लगे या घिसकर चुभने लगे तो उसको उतार फेंको। ये नई नवेली कौन है साथ, बेटी या बहू? दुखियारी। शम्मो, ज़रा लोटे में मुंह धोने का पानी रखना, फिर दस्तरख्वान लगाना। गफूर की माँ ने जाहिदा का चेहरा ऊपर उठाया और हल्के से मुस्कुराई। दुखियारी क्यों, ये तो खुद अपने में ज़िंदगी है। खाना तो खाकर आए हैं बहन। तो फिर चाय बनवाती हूँ, शरबत का ये वक्त नहीं है। गफूर की माँ ने घड़ी पर नज़र डाली जिसमें 11:15 बज रहे थे। वो बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी। 12-13 साल की शम्मो ने भरे लोटे की तरफ इशारा किया। कंधे का झोला बकस पर रख रज्जोबी ने ठंडे पानी की छींटें जो मुंह पर डाली तो दिल चाहा नल की टोटी खोल कपड़े समेत उसके नीचे खड़ी हो जाएं। जाहिदा ने बकस खोल सूती जोड़ा निकाला और दालान में बैठी लड़कियों को ताका। मुंह पोंछती रज्जोबी उसके नज़दीक आन खड़ी हुई और धीरे से बोली, क्या बात है? खाला, मैं तो नहाऊंगी, बहुत गर्मी लग रही है। ये भी बदशगुनी है कि निकाह का जोड़ा बिना रस्म अदा किए उतारा जाए। रज्जोबी सटपटाई सी बोली। ये जेवर संभालो। पीतल के बुंदे गुलबंद उतारती हुई जाहिदा बोली। अच्छा नहाना सुबह, अभी सिर्फ हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल ले। आओ, चाय तैयार है। शम्मो ने तखत पर चाय की ट्रे रखकर कहा और पास में दस्तरख्वान बिछाया। जब तक जाहिदा कपड़े बदल कर आती तब तक खाना चुन दिया गया था। सभी औरतें सरौते से कटी छालियों को टोकरी में रखकर उठ पड़ीं और हाथ धोकर एक के बाद एक दस्तरख्वान के किनारे आन बैठीं। खाना और चाय साथ साथ चलता रहा, मगर बड़ी खामोशी से। न किसी ने जबान हिलाई, न किसी ने दिल खोला। आंगन में दीवार के पास खड़ी चारपाइयाँ एक एक करके बिछने लगीं। दरी तकिया के साथ सबने अपनी जगहें ले लीं तो बल्ब बुझा दिया गया। गफूर का बिस्तर ऊपर छत पर था। घर का रक्षक था। भेड़ों के बाड़े की हिफाजत करना उसका काम था। टूटा बदन जो सारे दिन के तनाव के बाद सीधा हुआ तो दोनों को जोर जोर से मीठे दर्द का एहसास जागा। लड़कियां भी सारे दिन सरौता चलाते चलाते थक गई थीं। अब एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगलियां सहला रही थीं। उन्होंने अब तक जाहिदा से बात नहीं की थी। उनके मन में कोई ख़ास कौतूहल नहीं था। यहाँ तो ये सब रोज़ का किस्सा जैसा है। कभी कभार कोई सवाल पूछा तो माँ और दादी की फटकार सुनानी याद आ गई, इसलिए वो सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर देती थी। आखिर माँ की एक ही सीख थी कि दिमाग को अटारी पर रखने में ही भलाई है लड़कियों की, वरना ज़िंदगी सपोलों से भरा पिटारा बन जाती है। थोड़ी देर आंगन में सन्नाटा छाया रहा। फिर गफूर की अम्मा ने, अल्लाह तेरा शुक्र है, आज का दिन इज्जत से कट गया, कल का दिन भी इसी तरह काटना, ऊंची आवाज़ में ऊपर आसमान को संबोधित करते हुए कहा और बाकी औरतों ने आमीन कहकर हामी भरी। रज्जोबी की आंखें जो ज़रा झपकी थीं पूरी की पूरी खुल गईं। कल की फिक्र उनके दिमाग में जले पैर की बिल्ली की तरह उधम मचाने लगी। उनका दिल तड़पा। कोई झूठे ही सही उनका हाल पूछे और वो जाहिदा की विपदा कह सुनाएं, मगर किसी ने कोई खोज खबर नहीं ली और नींद में सारी की सारी डूब गईं।
जाहिदा भी घोड़े बेचकर ऐसे सो रही है जैसे पीहर लौटी लड़कियां थक कर सोती हैं। एक वो ही हैं जो तड़प रही हैं कि कल क्या होगा। क्या वो जाहिदा का घर बसा पाएंगी? अजान के वक्त रज्जो बी की आँख खुली तो उन्होंने देखा कि सारा घर नमाज के लिए सफ़ बांधे खड़ा है। गफूर अलबत्ता दर पर खड़ा मिसवाक कर रहा था। बंद मुट्ठी अभी तक बंधी थी। बिस्तर से उठने से पहले रज्जो बी ने तय कर लिया कि कोई पूछे या ना पूछे वो स्वयं मुट्ठी खोलकर सब कुछ बता मदद मांगेगी, वरना तो लौटना दूभर हो जाएगा। चलो किसी तरह लौट भी गई हम दोनों तो मटिया बुर्ज वाले क्या सोचेंगे? उनके सपनों का महल गिरकर चकनाचूर हो जाएगा। जाने आगे फिर जाहिदा का ब्याह हो भी या नहीं। अभी कौन से फले पेड़ को देखकर ढेले आ रहे थे, तभी तो काले कोस लौंडिया को लेकर आना पड़ा। अब तो इसका घर न बसा तो समझो बरसों का एतबार रमज़ान अली के ऊपर से जाएगा सो अलग, और लड़कियों को बाहर निकलकर ज़िंदगी बसाने का जो अवसर मिलता था वो भी खोएंगी सो अलग। इसी उधेड़-बुन में फंसी रज्जो बी ने मंजन किया। साबुन से रगड़ रगड़ कर हाथ मुँह धोए और झोले से निकाल कर दूसरा कुर्ता व पजामा पहना। जब चाय पीने बैठी तो जाहिदा को आंखों ने ढूंढा। शम्मू की आंखों के इशारे पर उनकी नज़र कोने में बने गुसलखाने पर टिक गई, जिसकी दीवार पर जाहिदा के कपड़े लटके थे। रज्जो बी ने चाय का गरम गरम घूंट भरा तो उनकी हिम्मत बन गई कि सीधे साफ शब्दों में पूछ सके कि गफूर, रात का वायदा क्या हुआ? आखिर इस अंधे कुएं से निकालने की कौन तदबीर की है तुमने? इससे पहले कि रज्जो भी मुंह खोलती, गफूर ने उन्हें बाहर की तरफ चलने का इशारा किया। जब वो ड्योढ़ी की तरफ आईं तो उन्हें 2 कुर्सी और एक मेज़ दिखी जिस पर गफूर ने कुछ कागज़ रख छोड़े थे। ये सब रज्जो बी को रात को नज़र नहीं आया था। गफूर ने उन्हें दूसरी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और उनकी तरफ हमदर्दी से देखने के बाद पूछा, अब कहो बड़ी बी, क्या बात है? बात तो बेटे बड़ी मामूली सी है। रमज़ान बराबर लड़कियों के रिश्ते कलकत्ते लेकर आता जाता है। उसी ने सलीम पेंटर की बात जाहिदा से तय कराई थी। निकाह कल शाम 7 बजे तय पाया था। ये रही लड़के की फ़ोटो और ये रहा मेरा वापसी टिकट। रमज़ान को लड़के वालों ने जो भी लेने देने का वायदा किया हो, मगर हम मोहल्ले वालों ने उसको लड़की का ब्याह हो जाने के बाद अपनी हैसियत के मुताबिक एक मामूली रकम देने का वायदा किया था। लावारिस लड़की थी। शादी का कपड़ा लत्ता भी हमने जोड़ जोड़ कर अपने से किया था। बस निकाह का एक दुपट्टा अलबत्ता शगुन के नाम से देकर गया था कि नथ और अंगूठी दिल्ली पहुंचकर मिलेगी। मगर हम सारा दिन इंतज़ार करते रहे, न रमज़ान आया न सलीम। अब तुमसे क्या छुपाऊं अपनी हालत। बात मुख्तसर यूं कि जेवर चाहे पीतल के हों या पिंडी देशी घी और मेवों से भरी ना भी बने, तो भी मेहंदी चोटी मिस्सी में हमारी ही जेब खाली हुई है। रज्जो भी अंत तक आते आते भावुक हो उठी। अब तुम चाहती क्या हो? कोई शरीफ लड़का तुम्हारी नज़र में हो तो 2 बोल पढ़वा देते ताकि मैं भी खुशी खुशी घर वापस जाऊं। इतनी जल्दी? ना मैं ज़्यादा रुक सकती हूँ, ना ही इसको अब वापस ले जा सकती हूँ। बस मेरी मजबूरी समझो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। अरे अरे, कमाल करती हो। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। चैन से बैठो, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर गफूर बाहर निकला। रज्जो भी आंखों में आए आंसुओं को दुपट्टे से पोंछती घर में दाखिल हुई। उनके दिल में उम्मीद जाग चुकी थी कि गफूर ज़रूर उनकी मुश्किल हल कर देगा। जो मंजर रात को घर का उन्होंने देखा था वो हूबहू इस वक्त मौजूद था। गोलाकार बैठी छोटी बड़ी औरतें उसी तरह खामोशी से बैठी छालियां कतर रही थीं। गफूर की माँ घर के इंतज़ाम में लगी हुई थी। गफूर की दादी अपने टूटे फूटे वजूद के साथ दालान के कोने में बड़े खटोले पर तस्बीह के दाने फेर रही थीं। कल की कतरी छालियों का बड़ा सा थैला उठाकर गफूर का लड़का दालान की सीढ़ियाँ उतर रहा था। संभाल कर जाइयो और रुपए अंदर की जेब में रखियो, होशियारी से। गफूर की माँ उठकर ड्योढ़ी तक बेटे के संग गईं। रज्जो बी ने एक उचटती नज़र घर की औरतों पर डाली और ताज्जुब से सोचने लगीं कि आखिर ये औरतें किस मिट्टी की बनी हुई हैं जो ना कुछ पूछती हैं ना कुछ बताती हैं। चलो लड़कियों, आकर कुछ खा लो। बहन तुम आओ ना। गफूर की माँ ने नाश्ते के लिए सबको बुलाया। धूप चढ़ गई थी। जाहिदा के चेहरे पर अजीब निखार था। पहली बारिश में जैसे चमेली की बेल धुल धुलाकर चमकीले पत्तों के साथ बल खाती है, ये नूर तो उस पर दुल्हन बनाते हुए भी नहीं उतरा था।
इसको शुभ संकेत मान रज्जो भी नाश्ता करने लगी। नाश्ते के बीच गफूर की माँ हल्के से मुस्कुराई और धीमे से बोली, अब कुछ कहो अपनी और हमारी सुनो। तुम कल से आई हो, सोच रही होगी कि ये कैसे लोग हैं जो दूसरों का हालचाल नहीं पूछते, मगर सच जानो, जब खुद के दिल पर बोझ रहता है तो दूसरों की बात आसानी से सुनी समझी नहीं जाती है। कल रात से आज सुबह तक का अपना जी कड़ा किया, खुद को आमादा किया, तब कहीं जाकर हिम्मत जुटाई। बोलो, जो दिल में भरा है उसको खाली कर दो। नाश्ता खत्म हो चुका था। एक एक करके लड़कियां उठने लगीं। तखत पर सिर्फ गफूर की माँ और रज्जो भी बैठी थी। जाहिदा की तरफ सवालिया नज़रों से गफूर की माँ ने ताका तो रज्जो भी ने इशारे से समझाया कि वो कुछ ऊंचा सुनती है। फिर गला साफ करके बोली, बात छोटी सी है मगर उलझ गई है। रज्जो भी ने जाहिदा की कहानी कह सुनाई। सुनकर गफूर की माँ ने लंबी सांस ली और सिर झुकाकर गर्दन हिलाई, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गई हो। फिर कुछ पल बाद सिर ऊपर उठाया और गमगीन स्वर में बोली, हर लड़की की कहानी एक जैसी क्यों होती है? काफ़ी देर तक दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहा। सरौते की खटखट चलती रही। फिर एकाएक गफूर की माँ उठी और ताक पर रखी तस्वीर उठा लाई। दुपट्टे के आंचल से उसकी धूल पहुँची और रज्जोबी को दिखाते हुए बोली, ये मेरी सबसे बड़ी ननद है, नाम था अफशां, अब इस दुनिया में नहीं है और मुर्दों के बारे में कोई भी बदकही मुनासिब नहीं समझी जाती। सो उस दिन से सबकी ज़बान पर ताले पड़ गए। बोलकर कुछ बदला नहीं जा सकता था क्योंकि उससे अफशां लौट कर ना आती, मगर एक बात हमने गांठ बांध ली कि आंख बंद करके लड़कियों को ब्याहने वालों की हमें तरफदारी नहीं करनी है। अगर शादी बेहतर जगह नहीं होती है तो ना हो, कम से कम एक बार मिली ज़िंदगी को वो जी तो सकती है। गफूर बहुत छोटा था तब, होगा यही 18-19 साल का। फूफी के जनाजे पर उसने कसम खाई थी कि वो हर औरत की मदद करेगा। कसम तो अपनी जगह है, उसका निभाह भी करता है, मगर हकीकत कुछ और है। इसलिए ये जानते हुए कि हम किसी की ज़िंदगी तो दूर किस्मत भी नहीं बदल सकते हैं, सो थोड़ी दूर का साथ और दुखियारे को राह दिखाना अपनी अक्ल के मुताबिक यही हमारी खिदमत है। बाकी जाने ऊपर वाला और उसका बंदा। गफूर के लौट आने से बातों का सिलसिला टूट गया। उत्सुकता से भर रज्जोबी ने गफूर को ताका। गफूर ने निराशा से सिर हिलाया। इतनी जल्दी कोई इंतज़ाम होना नामुमकिन लग रहा है। रुकना चाहो तो रुको, वरना फ़ैसला और मर्जी तुम्हारी है। कोई तो होगा, दुहाजू या फिर। चितली कब्र पर एक अंधे बुजुर्ग रहते हैं, फ़िलहाल वही कुंवारे बचे हैं। कटाक्ष भरे आक्रोश में गफूर बोला, मुझे एक बार दिखा देते। अपने लिए पसंद करना है क्या? गफूर की माँ रज्जोबी की बेहिसी देखकर ताव में आ गई। मेरा बूढ़ा तो घर में बैठा है, बात तो जाहिदा की है। शादी से ज़्यादा बड़ी बात तो रोटी की है। जवान लड़की मेहनत मजदूरी पर निकलती है तो उसमें कष्ट ही कष्ट हैं। कहाँ कहाँ किस किस से बचो। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि इसके हाथ पीले हो जाते, हमारा फ़र्ज़ पूरा हो जाता, आगे इसकी किस्मत। बेवकूफ़ तो तुम किसी और को बनाना बीवी। जब उसको सहना ही सहना है तो फिर अपनी मर्ज़ी से जीने की राह में तकलीफ़ उठाए, ना कि उसी पुराने मक्तलगाह पर ज़बह हो। गफूर की माँ के तेवर तने हुए थे। जो दुनिया की रीति है उसको पूरा करना भी तो ज़रूरी है। रीति रिवाज के चलते उसको जीते जी मार डालोगी? कोई नहीं मरता बहन, सबको मैं जिंदा ही देख रही हूँ। इतना कह तनतनाती सी रज्जोबी खड़ी हो गई। उन्हें गफूर की नीयत में खोट लगा। इतनी देर में तो खुद ही ढूंढ लेती। अरे सारा बाजार भरा पड़ा है मर्दों से। कहाँ जा रही हो? गफूर की माँ ने चेतावनी भरे स्वर में पूछा। उसी अंधे बूढ़े के पास। मेरी वापसी का टिकट खराब हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? हमारा बोझ यहाँ कौन उठाने को बैठा है? ज़रूरत के वक्त दुनिया को बदलते इन बूढ़ी आँखों ने देखा है। नसीहत तो मैं भी कर सकती हूँ, मगर कोई छाती ठोक कर हमारी तरह ज़िंदगी से झूठा झूठी तो करे तब जानूँ। रज्जो भी भर्राई आवाज़ में बोली। उनके चेहरे पर गुस्सा और गम एक साथ लिप पुत गए थे। मती मारी गई है निगोड़ी बुढ़िया की, जो जानबूझकर मक्खी निकलने के लिए बेचैन हो रही है। गफूर की माँ ने झुंझलाहट में भर सिर पर दुहत्तर मारा। हमारे पास कोई और चारा नहीं है, चल उठ जाहिदा। कंधे पर झोला डाल जाहिदा का हाथ खींचती हुई रज्जो भी बोली।
अरे बदबख्त, कहाँ कहाँ से दलिद्रों को उठा लाता है तू। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये छलांग कहाँ लगाने जा रही हैं। आहत सी गफूर की माँ जाहिदा के चेहरे को देख कर बरसी। बातें मत सुनाओ, तुम्हारा लड़का मदद का वायदा करके लाया था। मैं खुद बखुद तुम्हारे दरवाजे भीख मांगने नहीं आई थी। नाश्ते चाय का पैसा रखना है तो ये रखो। रज्जो दुखियारी जरूर है मगर बेचारी नहीं जो बेवजह किसी की बातें सुने। औरत होकर इनको जैसे पता ही नहीं कि हर लड़की के दिल में दुल्हन बनने की तमन्ना होती है। हर लड़की दरी पर बैठ सरौता नहीं संभाल सकती। तैश में आकर बहुत कुछ कहती चली गई रज्जो भी। ये वो औरत है जो अपनी बात मनवा नहीं सकती, समझा नहीं सकती, इसमें सब्र नहीं है, ये इंतज़ार नहीं कर सकती, ये अपनी खामोशी से मर्दों की जड़ें हिला नहीं सकती। जाने दो मुर्दार को। गफूर की माँ सिर से पैर तक कांपती हुई चीखी। ये युद्ध का बिगुल बजा मर्द को खबरदार करने का लंगर समंदर में डाल चुकी थी। इस व्यथा के सागर को पार करने के लिए उन्हें औरतों की ज़रूरत थी, मगर बुज़दिलों की नहीं, जो मर्दों के बिना जी ना सकें। रज्जो भी तमतमाते चेहरे के साथ जाहिदा का हाथ पकड़ गली में आन खड़ी हुई। उनका दिल अब रोने रोने को हो रहा था। दिल चाह रहा था कि अपना सिर पीटें या फिर जाहिदा की पीठ पर तड़ातड़ दुहत्थड़ मारें। रमज़ान को कोसने दें जो उन्हें बेवकूफ़ बना नेकी के नाम पर मुसीबत के जाल में फंसा गया। अब इस मुसीबत से कैसे निकलें? वो जानती नहीं है क्या कि जवान लड़की बूढ़े मर्द के साथ खुश नहीं रह सकती? मगर वे जवान शोहदे जो औरत का जीना दूभर कर देते हैं, उनसे औरत कैसे बचे? काम पर जाओ तो घर के मालिक की ज्यादती सहो, मालिक ठीक हुआ तो उसकी बीवी के जुल्म सहो, दुकान रखो तो ग्राहक नाक में दम करते हैं, घर बैठकर सिलाई कढ़ाई करो तो हाथ में बाजार वाला हुनर नहीं। आखिर वो औरत कहाँ जाए जिसके पास बस गृहस्थी संभालने भर का गुण हो, जो सिर्फ बच्चे पैदा करना जानती हो, सजना संवरना चाहती हो। आखिर उस औरत की मजबूरी और खुशी को एक घर चाहिए, सहारा चाहिए, छत चाहिए। नाम का मर्द हो तो सारी लड़ाई जीत में बदल जाती है। खाला, खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? जाहिदा ने तंग आकर रज्जो बी का कंधा झिझोड़ा। अपना मुकद्दर और तेरा माथा पढ़ रही हूँ। बिना कुछ कहे रज्जो बी ने जाहिदा को घूरा, फिर आगे चलने लगी। दिमाग गर्म था। अरे मुझे देखो, जिंदगी भर कौन सा मर्द का सुख भोगा। नाम 8 बच्चों का है, मगर मर्द का सुख क्या होता है मैंने जाना क्या? मेरा हिस्सा जो था वही मिला, जो जाहिदा का होगा वही उसको मिलेगा। हम कितनी दूर भाग कर जा सकते हैं? अपनी धुन में बही रज्जो भी चलती चली जा रही थी। रज्जो भी, रज्जो भी। लगातार पीछे से आती आवाज़ उनको सुनाई नहीं पड़ रही थी। जाहिदा के अधबहरे कान कुछ देर बाद कनके। खाला, ए खाला, जरा ठहरो, कोई आवाज़ दे रहा है। पीछे से जाहिदा ने रिक्शे की घंटी, फेरी वाले की पुकार और मोटर की पी पी के बीच रज्जो बी का दुपट्टा खींचा। खुदा की मार, ये तो रमज़ान है। एकाएक अपने सामने रमज़ान को खड़ा पाकर फपक फपक कर रो पड़ी रज्जो बी। क्रोध पानी बनकर बह निकला। आओ उधर चलते हैं। रमज़ान दोनों औरतों को भीड़ के बीच से निकाल सेवई की दुकान के पास ले आया। कहाँ रह गए थे रमज़ान? सारा खेल पहले रेलगाड़ी ने बिगाड़ा, वो पूरे 20 घंटे लेट आई। फिर तुम लोगों को स्टेशन पर ढूंढा, मगर तुम लोगों का पता न चला। परेशान होकर सलीम के घर पहुंचा तो वहाँ कोहराम मचा था। उन्होंने मुझे देखते ही आड़े हाथों लिया। सारी बिरादरी जमा थी, सभी समझ रहे थे कि मैंने धोखा दिया है। जो टका उनसे मिलना था वो गाली की शक्ल में मिला। तो अब चलो ना, देर काहे कर रहे हो? अपने मोहल्ले की किसी कुंवारी से जो सलीम से उम्र में बड़ी थी, उसके माँ बाप ने मौके का फ़ायदा उठाया। आखिर खाना आधा पक चुका था, खर्च पूरा हो गया था। ब्याह को फिर से रचाने का मतलब था 2000 पर पानी फिरना। फिर जाहिदा पहुँची नहीं थी, मैं भी किस भरोसे वो शादी रुकवाता। रमज़ान परेशान भी था और गुस्सा भी। जो एडवांस लिया था 200, वो भी सलीम के चचा ने मेरी घड़ी छीनकर अपनी भरपाई कर ली। मैं भी कहीं का नहीं रहा। जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। बड़ी मुश्किल से 50 का जुगाड़ हुआ तो सुबह एक पाव रोटी और चाय ले पाया। जब तुम जैसों का ये हाल है तो मैं अपनी क्या कहूँ। पैसा तो हाथ का मैल है, इधर आया उधर गया। हर बार पार्टी भी खुशहाल कहाँ मिलती है जो जेबें भर दे। बस ज़िंदगी खिंच रही है। मेरे पास वापसी का टिकट है और 75 रुपये, मगर जाहिदा का टिकट कहाँ से खरीदा जाएगा?
मेरी साख भी कलकत्ता में गिर जाएगी। खुदा गवाह है, अभी तक मैंने 100 सवा 100 शादियाँ कराई हैं, मगर ऐसा तजुर्बा कभी नहीं हुआ। मैं तो कर्जदार हो गया। दोनों चुपचाप चंद लम्हे खड़े रहे। रज्जो बी का चेहरा निराशा से लटक गया था। परेशान सी जाहिदा टुकुर टुकुर दोनों का मुंह ताक रही थी। उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। दोनों फुसफुसा कर बात कर रहे थे। होठों के हिलने से भी वो पूरी बात समझ नहीं पा रही थी। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है जिससे बिगड़ी बात संभल सकती है। अभी गाड़ी जाने में कई घंटे हैं, हम आसानी से कोई लड़का ढूंढ सकते हैं। तुम्हारी तो इस इलाके में बड़ी जान पहचान होगी। रज्जो बी का चेहरा उम्मीद से भर उठा। जान पहचान तो है, मगर आदमी शादी के लिए रजामंद हो तब ना। सभी अपने खानदान में शादी करना पसंद करते हैं। दूसरी तीसरी शादी के झंझट में कभी मैं पड़ता नहीं। कमाई जरूर करता हूँ, मगर हराम की नहीं। वो तो सब ठीक है, कौन मुर्दे का गोश्त खाएगा, मगर इस मुश्किल का हल तो निकालो। बड़ी परेशानी में पड़ गए हम तो। सुना है चितली कब्र पर कोई आँख का अंधा व जेब का भरा मौजूद है। उसकी सुनगुन लो और किसी तरह बोझ सिर से उतारो। यहाँ तो मालूम नहीं पड़ रहा है, मगर लौट कर मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सुबह शाम सलवातें होंगी, बातें होंगी, और इसका तो जनाजा निकल जाएगा। पहले ही मोहल्ले के लड़कों से परेशान थी, अब तो जिसका जो दिल में आएगा वो करना चाहेगा। तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो, कहीं कुछ नहीं होगा। ज़माना बदल गया है, खुद कमाने खाने का ये दौर है। तो फिर सीधे कहो मियाँ कि छोकरी को कोठे पर बिठा दो, तुनक कर बोली रज्जो बी। तौबा है, कैसी जहरीली नामाकूल बातें मुंह से निकाल रही हो तुम। जाहिदा पलक झपकाकर दोनों के चेहरे पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसका भूला चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में हैरत भरा इंतज़ार था। दोनों ने पीछे मुड़कर जाहिदा को देखा, फिर प्यार से उसके कंधे पर हाथ रख आगे बढ़े। जाहिदा ने कुछ पूछने के लिए मुंह खोला, फिर शर्मा कर सिर झुका लिया। कई गलियां पार कर वे जब चितली कब्र पर पहुंचे तो बाजार की भीड़ बढ़ चुकी थी। रमज़ान ने हलवाई से अंधे बूढ़े का पता पूछा तो उसने इनकार में सिर हिलाया। वैसे भी यह अंधेरे में रास्ता टटोलने वाली बात थी। रमज़ान की झिझक रज्जो बी के जोश के आगे खुल जाती। आखिर अखबार की दुकान वाले ने बताया कि नीम वाली गली में जो पक्का मकान है वो उन्हीं का है। मियाँ अकेले रहते हैं। रज्जो भी कुछ और मालूमात करना चाहती थी, मगर रमज़ान ने आंखें दिखाई और बुदबुदाया, पहले खुद चलकर देखते हैं, फिर पूछम पाछी होगी। मकान शानदार तो नहीं, मगर बड़े मजबूत गारे ईंट से बना हुआ था। दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि खुले कमरे के बीचों बीच पड़ी कुर्सी पर कोई 55-60 का एक खूबसूरत आदमी बैठा कुछ टटोल कर पड़ रहा था। उसका रौबदार चेहरा देख रमज़ान की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ी। रज्जो बी के भी पैर उखड़ गए थे। कौन? दोनों चुपचाप खड़े रहे। कौन है दरवाजे पर? मैं रमज़ान। रमज़ान कौन? क्या काम है? और कौन है तुम्हारे साथ? दोनों के हाथों के तोते उड़ गए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जाहिदा के कान भी खड़े हो गए थे। रज्जो बी को जैसे तेज झटका लगा। खड़े खड़े वहीं से बोली, आपके बुलावे पर आए हैं। मेरे बुलावे पर? जी, आपने निकाह की बात कहलाई थी रमज़ान की ज़बानी, सो मैं लड़की को लेकर कलकत्ता से आ गई हूँ। अब आप जैसा कहें। होश में तो हो तुम लोग? किस गलतफहमी में हो? ठीक से अता पता मालूम करो। पता तो यही है। जाओ रमज़ान, मौलवी को पकड़ लाओ, तब तक मैं लड़की को तैयार करती हूँ। निकाह का वक्त बेकार में तंग हो रहा है। लाहौल बिला, क्या बकती हो मोहतरमा? इस उम्र में यह गैर मुनासिब ख्वाहिश? निकलो यहाँ से, निकलो। मियाँ निकलेगी मेरी जूती। कलकत्ता से लड़की ब्याहने आए हैं, घूमने फिरने नहीं। दफ़ा हो यहाँ से। जनाब, लावारिस लड़की है, आपने इनकार किया तो ये कहीं की नहीं रहेगी। आखिर कौन इससे निकाह करेगा? बदनाम लड़की की तो दीन दुनिया दोनों खराब हुई। रमज़ान उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। लगता है पुलिस की मदद मुझे लेनी पड़ेगी। बुलाओ, ज़रूर बुलाओ, हम भी अपनी बिपदा कहेंगे। जब तुम्हें इस उम्र में अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो फिर हमें काहे का डर। चलो रमज़ान अली, कोतवाली में धोखाधड़ी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? जो आप चाहते थे मियाँ, वही हमने किया। मुझे किस गुनाह की सज़ा दे रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? गुनाह की सज़ा नहीं, बल्कि सवाब का मज़ा चखाने आए हैं। लड़की जवान है, नेक है, घर का सारा काम जानती है, आपकी खिदमत करेगी, बदले में भरपेट खाएगी और सुकून से रहेगी।
तो रहे ना बेटी बनकर। नहीं साहब, जो काम बाद में बदनामी से अंजाम पाए उससे अच्छा है कि समय रहते कायदे से पूरा हो, इसलिए निकाह के 2 बोल जरूरी हैं। ये मुमकिन नहीं। तो फिर शोर मचाती हूँ कि आपने जवान लड़की को। बकवास बंद करो। माथे पर छलक आए पसीने को उन्होंने पोंछा और धीरे से कहा, लड़की कहाँ है? पास ही खड़ी है, ये रही। नाम क्या है तुम्हारा? ऊंचा सुनती है थोड़ा। नाम है जाहिदा। अच्छा सुनो भी जाहिदा, इधर आओ। क्या तुमको मुझसे शादी करना मंजूर है? ऊंची आवाज़ में पूछा गया। जी, हड़बड़ा गई जाहिदा। कह दो हाँ, चिकोटी काटी रज्जो बी ने जाहिदा के बाजू पर। कहो जी हाँ मंजूर है, प्यार से रमज़ान ने पुचकारा। नहीं नहीं। फटी आंखों से कभी रज्जो बी तो कभी रमज़ान को देख जाहिदा रुआसी हो उठी। इनकार में गर्दन हिलाती वो धीरे धीरे पीछे हटी और मुड़ी। रमज़ान और रज्जो बी ने उसको जाते हुए कस के दबोचा। पहले उसने अपने को छुड़ाने की कोशिश की, फिर निढाल सी पड़ गई। होश में आओ जाहिदा, कान में किचकिचाई रज्जो बी। नहीं नहीं नहीं। चीख कर उठ खड़ी हुई जाहिदा और झपट्टा मारकर खुले दरवाजे की ओर लपकी। उसकी आंखों में डर भरी हैरत नहीं बल्कि नफरत का समंदर बल खा रहा था। रमज़ान ने उसकी कलाई पकड़ी। लाल चूड़ियाँ टूटी। उसने भरपूर तरीके से अपने दांत रमज़ान के हाथ पर गड़ा दिए। दर्द से तड़प कर उसकी पकड़ जैसे ही ढीली हुई, रज्जो बी ने जाहिदा की लंबी चुटिया पकड़ कर खींची। खाला छोड़ो तो। भाग कर कहाँ जाएगी? जहाँ मेरा दिल चाहेगा, कहती हुई जाहिदा ने रज्जो बी का हाथ मरोड़ा और चोटी छुड़ाकर तेजी से भीड़ में गुम हो गई। रज्जो बी और रमज़ान ने एक दूसरे को देखा और बूढ़े अंधे के पूछने पर क्या हुआ का जवाब दिए बिना टीन का बकस उठा जाहिदा के पीछे लपके। उसको ढूंढना अब आसान काम नहीं था। बाजार में भीड़ पहले से दुगनी हो गई थी। कंधे से कंधा छिल रहा था। परेशान रज्जो बी जब चलते चलते थक गईं तो उन्होंने एक झूठ गढ़ लिया कि जाहिदा की शादी तो उन्होंने कर दी है, परदेश की बात को कौन जाने। रुककर दुपट्टे से पसीना पोंछते हुए बोली, मरने दो, मेरी गाड़ी का वक्त हो रहा है, मुझे स्टेशन छोड़ाओ। स्टेशन? वहाँ जाकर क्या जवाब दोगी? अकबका कर रमज़ान अली बोला। जवाब क्या देना है? जिसके लिए गई थी वो करके आ गई। रज्जो भी बड़े इत्मीनान भरे स्वर में बोली। इस तरह झूठ बोलना क्या ठीक रहेगा? ताज्जुब भरे स्वर में रमज़ान अली ने पूछा। उसका सारा बदन पसीने से तर था। बदन में घबराहट भरी थी कि एक जवान लड़की के साथ ये बेदर्द शहर कैसा सलूक कर सकता है। कभी कभी अपने हाथ में कुछ नहीं रहता रमज़ान, कलमे वाली उंगली आसमान की तरफ उठाकर रज्जो बी ने गहरी आवाज़ में कहा। खुद के जीने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, थके स्वर में रमज़ान अली ने अपने को समझाते हुए कहा। दोनों खिसियाए थके हारे स्टेशन जाने के लिए रिक्शे पर बैठ गए। सारे रास्ते उनकी नज़रें भीड़ में किसी चेहरे को तलाश रही थीं। गाड़ी पर जब रज्जो भी बैठी तो जाने क्यों उनकी आंखें भर आईं। दुपट्टे के कोने से आंखें पोंछती हुई वो बोलने वाली थीं कि जो वो भगोड़ी कहीं मिल जाए तो। तभी गाड़ी हिली और रमज़ान ने बड़ी आजिजी से कहा, रज्जो भी 10-20 उधार दे देती तो। कर्ज समझना। अधूरी बात दिल में रख रज्जो बी ने घुमड़ आए आंसुओं को गले में घोंट 20 का नोट रुमाल से निकाल कर रमज़ान की हथेली पर रखा। गाड़ी सरक चुकी थी। स्टेशन गुजर गया। अब घर और इमारतें थीं, फिर मैदान, पेड़ पौधे। रज्जो बी को गज़ब की थकान महसूस हो रही थी। बदन का रोम रोम दुख रहा था। मुंह पर पानी की छींटे डाल वो खिड़की से सिर टिकाकर बैठ गई। इत्मीनान की सांस भर वो भीगा चेहरा पोंछने लगी। तभी टिकट चेकर सबका टिकट देखता हुआ उनके पास रुका। टिकट? जेब में रखे रुमाल को निकाल कर वो वापसी का टिकट दिखाती हैं, फिर उसको वापस जेब में रख हल्के से मुस्कुराती हुई बटुआ निकाल छालियाँ एवं कत्थे का बुरादा सा फाँकती हैं और चुनौती खोलते हुए मन ही मन बतियाती हैं। अल्लाह तेरा 1000 शुक्र जो टिकट खराब ना हुआ, वरना इस शैतान की आंत जैसे शहर में रज्जो सफ़ेद चोड़ा लेकर कहाँ भटकती। अजदहे की तरह बल खाती ट्रेन किसी जंगल से गुजर रही थी। रज्जो भी झोले को सिर के नीचे रख घोड़े बेचकर सो रही थीं। पिछले कई दिनों से जाहिदा उनके साथ थी। इस समय सपने में वो वही गुजरा दोहरा रही थीं। गफूर के आंगन में वो बैठी हैं।
सामने दालान के बिछे फर्श पर एक गोल में छोटी बड़ी उम्र की औरतें और लड़कियां बैठी सरौता चला रही हैं, जैसे सारे ज़माने की छालियां उन्हें ही कतरनी हैं। तभी उनकी नज़र आखिर में बैठी लड़की पर पड़ती है, जिसका मुंह बिखरे बालों में छुपा हुआ है। पास जाकर देखती हैं तो दिल धक से रह जाता है। अरे ये तो जाहिदा है, कहती हुई उसके चेहरे से बाल हटाती हैं और काँप कर रह जाती हैं। लाल खूनी आंखों से जाहिदा उन्हें घूर रही थी। घबरा कर रज्जो बी की आंख खुल गई। खिड़की के बाहर पॉप हट रही थी। मुंह से निकला, सुबह का देखा ख्वाब सच्चा होता है। कहकर वो अपने दिल को समझाने लगी कि जाहिदा वहीं जाएगी, उसको जाना भी चाहिए, मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। गाड़ी झटके से हावड़ा स्टेशन पर रुकी। झोला उठा, सब कुछ भूल कर रज्जो भी भीड़ का हिस्सा बन गई। मटिया बुर्ज के उस मोहल्ले में सदियों से कही जाने वाली कहानी का एक नया अध्याय पुराने झूठ पर रज्जो भी चटखारे लेकर सुना रही थीं कि जाहिदा की शादी हो गई, घर बार सब ठीक ठाक है, और एकाएक उनकी आंखें भर आईं। बेटी की विदाई पर कौन आंसू नहीं बहाता। सो सामूहिक विलाप के बीच हर लड़की की तरह जाहिदा को भटकते देखकर रज्जो भी सबसे गले मिल मिलकर खूब रोईं। अभी आप सुन रहे थे हिंदी की वरिष्ठ चर्चित कथाकार नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई उम्दा कहानी वही पुराना झूठ। मर्म को छू लेने वाली ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कहानियाँ सुनते रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।